Hello students, welcome to all of you on this very bright, enterprising and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और उनकी वजह से देखा गया था कि जो वैलेंसी और जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कैसे आप देख रहे थे कि वहाँ पे वेरी करता है और उसमें हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रा किया था। गुड इवनिंग अंशिका। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं उसमें देखा गया था कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है और हायर की घटती जाती है और फाइनली देखा गया था कि लास्ट एलिमेंट में जो लोअर स्टेट है वही हो गया था मेन स्टेट हो गया था। और हमने इसमें बताया भी था कि कैसे पता करेंगे कि कोई अगर कंपाउंड लिखा है तो उसमें कौन सा उसमें रिएजेंट की तरह काम करेगा, कौन नहीं काम करेगा, और रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा तो कौन सा उसमें ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन सा उसमें रिड्यूसिंग होगा। सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट की जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स होती हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं और वैलेंसी होती कैसे कैसे फाइंड की जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कहीं पर आप देखते हैं, यानी हमारा आज का टॉपिक रहेगा वेरिएबल वैलेंसीज, वेरिएबल वैलेंसीज एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स कह लीजिए, नंबर के लिए बात एक ही है ये। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, याद करिए, जैसे आप पढ़ते हैं कि जो PCl3 होता है और PCl5 भी होता है, इसका मतलब P की वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। ऐसे मान लिया आपने पढ़ा है कि यहाँ पे SF2 भी होता है, SF4 भी होता है और SF6 भी होता है ना। आपने पढ़ा है SO2 अभी आपका होता है। यानी सल्फर की जो वैलेंसी होती है 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। तो इस तरह से किसी पर्टिकुलर एटम की वैलेंसीज में उसकी पॉसिबल वैलेंसीज क्या क्या होंगी और उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होंगे, ये हम जानने की कोशिश आज कर रहे हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं कैसे इसको फाइंड करते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया फास्फोरस का ही। ऐसा एक बात ध्यान दीजिए, वेरिएबल वैलेंसी वही शो करते हैं जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। और एक बात आप याद रखिए, मैं इसको लिख भी दे रहा हूं कि वेरिएबल वैलेंसीज आर शोन by those atoms which have empty d orbitals, which have empty d orbitals, जिसके पास empty d orbitals होते हैं वही ये वैलेंसी शो करते हैं। ये बात आप याद रखिए। मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या क्या हो सकती है, तो आप जानते हैं नाइट्रोजन आपका सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होता है और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में आप जानते हैं किसी भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट में डी ऑर्बिटल नहीं होते। बात अच्छी तरह आप जानते हैं। आपको मैंने बताया था कि अगर आप बात कर रहे हैं सेकेंड पीरियड की तो सेकेंड पीरियड का मतलब ये हुआ कि इसके पास यहाँ पे 2 सेल्स केवल हैं, सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन भरेगा। यानी सेकेंड जो पीरियड के एलिमेंट होते हैं, आपका नाइट्रोजन है, बगल में ऑक्सीजन है, इसके बाद मान लीजिए आपका हम कह रहे हैं फ्लोरीन है, या इसके बगल में आप कह रहे हैं हम नियान है, जितने भी हैं, तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं याद रखिएगा उनमें इलेक्ट्रॉन जाता है सेकेंड सेल में। मैंने आपको बताया था कि जिस पीरियड का एलिमेंट होगा, अगर वो एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, याद रखिएगा, तो जिस पीरियड का एलिमेंट होगा उसी नंबर के सेल में उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। ये बात आप ढंग से याद रखिए। मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आपका एलिमेंट अगर एस और पी ब्लॉक का है तो जिस पीरियड का एलिमेंट होता है उसी सेल में उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है।
तो अगर मैं बात कर रहा हूं सेकेंड पीरियड एलिमेंट की, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन, कहाँ पे, लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन सेकेंड सेल, सेकेंड सेल में जाएगा। इसका मतलब जो सेकेंड सेल होगी वही इसकी वैलेंस सेल होगी, यानी जो सेकेंड सेल होगी वही इसकी वैलेंस सेल होगी, विल बी वैलेंस सेल। इसका मतलब है कि अगर आपका एलिमेंट एस और पी ब्लॉक का है तो जिस पीरियड का होता है उसी नंबर की सेल उसकी वैलेंस सेल होती है, यानी अगर सेकेंड पीरियड का है तो सेकेंड सेल उसकी वैलेंस सेल होती है। और हम सब जानते हैं कि सेकेंड सेल में कौन कौन से सब सेल होते हैं, खाली बस एस और पी होते हैं, यानी सेकेंड सेल में आप जानते हैं कोई डी सब सेल नहीं होती, वहां डी ऑर्बिटल नहीं होता है, बात आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आप जानते हैं कि जो पी ब्लॉक आपका मेनली है तो उसमें आपके जो एलिमेंट्स हैं वो मेनली सेकेंड पीरियड से शुरू होते हैं। तो ये आपको स्पेशली याद रखना है कि सेकेंड सेल के जो एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं फर्स्ट सेल में खाली एक सब सेल होता है, सब सेल, सेकेंड सेल में दो हो जाएंगे, यानी जितने नंबर का होता है सेल उसमें उतने ही होते हैं सब सेल, यानी फर्स्ट सेल में खाली एक सब सेल होगा, यह सब सेल, सेकेंड सेल में दो सब सेल हो जाएंगे एस और पी, थर्ड में तीन हो जाएंगे एस पी और डी। एक मिनट हमारा, हाँ भैया वो जरा ऊपर हमारे कमरे में है, वो तो लिया ही है। मान लो हमारे एक साथी आपके उपलब्ध होगा, हाँ वो मत दो बढ़िया के ये दो और बढ़ाना है, एक टीवी के लिए और हो जाएगी, हाँ और एक एसी का नाप हो जाएगा, मतलब एक हमको चाहिए, हमको एक एसी के लिए चाहिए, एक टीवी के लिए चाहिए और एक मच्छर वाला लगाएंगे, तीन हमको जरूर चाहिए, तीन प्लग चाहिए, तीन हाँ, लग जाएगा और लगा दीजिए, और फिर कमरे में जरा सा उसमें काट देना है वो ऊपर ही बता देंगे लोग, कभी हम भेजे हैं। ए सुनो भाई, कौन सुन रहा है, कौन सुन रहे हैं, क्या यार बोल दीजिए आ जाए कोई, बोल दीजिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। हम आपसे बातें कर रहे थे कि जो सेकेंड सेल है वहां पे डी ऑर्बिटल नहीं होते, है ना, डी ऑर्बिटल शुरुआत जो होती है थर्ड सेल से होती है। तो मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि बताइए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ये आपसे कहा जाए, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग कि मान लीजिए मुझे एन का निकालना है, तो एन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है आप जानते हैं, यहाँ पर 7 होता है, और ये लिखा जाए क्या मिलेगा, मिलेगा हमको 1s2 और 2s2 और 2p यहाँ पर मिलेगा 3, यही है ना। अब देखिए जैसा यहाँ पे हम 2d नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि सेकेंड सेल में डी सब सेल नहीं होता है, ठीक। अब थोड़ा सा एक बात आप और याद रखिएगा कि जब आप स्पेशली सारी कहानी कहां पर आती है, सारी कहानी होती है नॉन मेटल के केस में, ठीक है ना। जो मेटल्स होते हैं याद रखिएगा, मेटल स्पेशली जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें आप जानते हैं कि उनके वैलेंस सेल में जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन वही उनका होता है वैलेंसी और वही उनका होता है ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बल्कि फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इन दोनों के लिए क्या होता है, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आप जानते हैं अगर मान लीजिए हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप आपका जो एस ब्लॉक का है आप जानते हैं इनके पास आप जानते हैं किसी को भी ले लें, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, सभी के वैलेंस सेल में खाली एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनकी वैलेंसी होती है 1
और इनका स्टेट भी होता है 1, है ना। यानी इसमें क्या मिल जाएगा, इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वैलेंसी जो होती है भी 1 होती है और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये भी आपका 1 होता है। ऐसे मान लिया अगर आपका सेकेंड ग्रुप का अगर आपका एलिमेंट हो गया तो सेकेंड ग्रुप आप जानते हैं इस ब्लॉक में पड़ता है, तो यहाँ पर वही कहानी है, यहाँ जो वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी 2 और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो भी हो जाएगा 2, ये होता है। तो यहाँ तो खैर कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। डी ब्लॉक के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहां कहानी थोड़ी सी अलग होती है, उसकी बात हम अलग से कर लेंगे, लेकिन आज मेनली हम आपसे बात करने वाले हैं जो हमारे पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं और जो उनका वैलेंसी होता है वो कैसे कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए तो मैं उसी पर फोकस कर रहा हूं। मान लो मुझे बात करना है एन की, तो अगर मुझे एन की बात करनी है तो एन के बारे में याद रखिए। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, एक बात आप और याद रखें, ये कुछ बेसिक हमारे पास रहेगा तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। वो याद रखिए जो कोवैलेंसी होती है, कोवैलेंसी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। इतनी सी बात आप अगर याद रखें तो आपका सारा काम हो जाएगा कि कोवैलेंसी कितनी होती है, तो किसी भी एलिमेंट किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। और इसमें हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट में भी देखते हैं और एक्साइटेड में भी देखा जाता है। तो अगर ये सारी बात जानने के बाद अब मैं आपसे पूछूं कि एन की वैलेंसी क्या होगी, तो मुझे अगर एन की वैलेंसी निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसका लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको 1s2 और ये 2s2 और ये मिल गया हमारा 2p, कितना हो गया हमारा 4, यही होता है। अब आप जानते हैं इनके लिए वैलेंस सेल सेकंड सेल है यहाँ पर, तो हमको याद क्या करना है कि कोवैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका 2s हो गया, 2s में देखिए आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भरना आप लोगों को आता ही है, और आपका 2p हो गया, p में होते हैं 3 ऑर्बिटल px py and pz, ये आपका 2p हो गया। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आप जानते हैं हुंस लॉ अप्लाई किया था ऑर्बिटल्स में, वो क्या कहता है कि पहले क्या करेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाता है, उसके बाद अगर बचेगा तो पेयरिंग कराई जाती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, सेकेंड यहाँ गया, थर्ड यहाँ गया, फोर्थ आपका आ गया यहाँ पर। इसका मतलब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एन के जो वैलेंस सेल में क्या दिखाई पड़ रहे हैं आपको, 2p इनफैक्ट कितना होता है 3 होता है एन का, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं 3 होता है, याद रखिए, क्योंकि एन का एटॉमिक नंबर होता है 7 ना, यहाँ पे 2p 3 हो जाता है, आप जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 2p3 है, p4 नहीं होता, सॉरी p3 होता है। तो p क्या हो जाएगा हमारा, p में 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं, px py pz, ये हमारे 2p के हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन गया आपका px में, एक गया py में, एक गया आपका pz में। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने 1 2 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है ना, तो वैलेंसी कितनी हो गई, यानी इसकी कोवैलेंसी हो गई कितनी, कोवैलेंसी यहाँ पर कितनी हो गई 1 2 3 हो गई। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे आपने पढ़ा है कि NH3 भी होता है और NH4 प्लस भी होता है, ये भी होता है, और आप देख रहे हैं यहाँ n की वैलेंसी 3 है और यहाँ पर 4 है, तो n की वैलेंसी 4 भी होती है और 3 भी होती है। तो अब आप लोग जरा सोचिए कि जब आप कह रहे हैं कि वैलेंसी या कोवैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, तो इस तरह से वैलेंसी 1 2 3 होता दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 कैसे हो जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा कि नाइट्रोजन जो होता है अपने वैलेंस सेल में जो पेयर्ड ऑर्बिटल है 2s वाला, इसको कोऑर्डिनेट बांड बनाने में यूज कर लेता है। तो जब क्या करेगा, जब n अपने खाली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करा के कोवेलेंट बांड बनाएगा तो इसकी कोवेलेंसी यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगी। लेकिन यही नाइट्रोजन जो है
इन हाफ फील्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के साथ ही साथ अगर उसने क्या किया कि अपने फुल फील्ड ऑर्बिटल को यूज कर अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से बन जाएंगे और 3 कोवेलेंट बॉन्ड यहां से बन जाएंगे, तब इसकी वैलेंसी यहां पर 4 हो जाएगी, तब इसकी वैलेंसी यहां पर 4 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए, और एक बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, ये भी हाफ फील्ड है, दूसरा भी हाफ फील्ड है विथ अपोजिट स्पिन, तो याद करिए आप लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी होगी, उसमें क्या कहा गया है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से अगर मैं इसकी ओवरलैपिंग ऐसे करा लेता हूं तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड बनने वाला है ये हमारा बॉन्ड होगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से हमारा बॉन्ड हमारे यहाँ पर हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है और यही ध्यान दीजिएगा, अगर यही मैं क्या हो भाई क्या अभी नहीं, 15 मिनट बाद आइए। जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा ध्यान दीजिएगा, जब नाइट्रोजन अपने इन हाफ फील्ड ऑर्बिटल का यूज करके, ध्यान दीजिएगा, और इस तरह से बॉन्ड बनाएगा तो ये हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, ये हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, ये हो जाएगा, है ना। लेकिन आप जानते हैं कि बॉन्ड बनाने का एक और प्रोसेस है, और वो प्रोसेस क्या है, ध्यान दीजिएगा कि वो प्रोसेस ये है कि अगर यहाँ पे एक आपका ऑर्बिटल हो जाए फुल फील्ड, ये ऑर्बिटल आपका हो जाए फुल फील्ड और दूसरा आपका ऑर्बिटल हो जाए हाफ फील्ड, तो इस तरह से एक फुल फील्ड और एक एम्प्टी, हाफ फील्ड नहीं एम्प्टी, और एक मान लिया आपका हो गया एम्प्टी ऑर्बिटल्स, अगर इनका ओवरलैपिंग करा करके बॉन्ड बनाया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ ऐसे बॉन्ड बनाया जाए तो इस समय जो बॉन्ड बनता है वही कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक ऐसा ऑर्बिटल है, ये है फुल फील्ड, ये है फुल फील्ड ऑर्बिटल, और एक ऐसा ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये है एम्प्टी ऑर्बिटल। तो इस तरह से अगर ओवरलैपिंग होके बॉन्ड बनेगा इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बॉन्ड बनेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि नाइट्रोजन के पास इस तरह से हाफ फील्ड ऑर्बिटल में कितने हैं, 1 2 3, तो जब इनका यूज करके ऐसे ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड यहां से बन जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं इनके पास एक यहाँ पे यही लोन पेयर है, यही फुल फील्ड ऑर्बिटल है, तो अगर इस फुल फील्ड ऑर्बिटल का यूज करके और इस तरह से अगर ओवरलैप, यानी कि नाइट्रोजन का फुल फील्ड ऑर्बिटल और किसी के पास मान लीजिए अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है तो किसी दूसरे के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ यह क्या करेगा, अपने फुल फील्ड ऑर्बिटल को ओवरलैप करा करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ऐसी कंडीशन में 3 बॉन्ड बना लेगा कोवेलेंट इस प्रोसेस से और एक बॉन्ड बना लेगा कोऑर्डिनेट इस प्रोसेस से, तो इनकी वैलेंसी यहाँ पर 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है उतना बनाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड, और जो फुल फील्ड ऑर्बिटल वैलेंस शेल में है वही बनाता है उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और इस तरह से इनकी वैलेंसी आप जानते हैं 4 भी हो जाती है। और एग्जांपल के लिए हमने कहा कि NH3 में देखिए इनकी वैलेंसी यहाँ पर 3 है और NH4 में कितनी है, 4 है। तो इस तरह से N की वैलेंसी होती 3 भी होती है और 4 भी होती है, ठीक है ना। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे कि N की वैलेंसी 3 भी होती है और 4 भी होती है, कैसे पॉसिबल है, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ तक क्लियर है ना, जो लोग क्लास देख रहे हैं जरा आप बताएं कि N की वैलेंसी 3 और 4 कैसे होती है, और जो 4 वैलेंसी होती है तो क्या वो सारे के सारे जो बॉन्ड हैं, याद करिए, क्या वो सारे के सारे जो बॉन्ड हैं, अगर 4 वैलेंसी है तो सारे के सारे बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड हैं, या सारे के सारे ऑल द 4 बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, या सारे के सारे जो 4 वैलेंसी है उसमें से 3 कोवेलेंट और 1 वहां पे कोऑर्डिनेट है। एक बात आप समझने की कोशिश करिए, हमको आप ये बताइए कि क्या ऑल द, यानी कि इन केस ऑफ टेट्रा वैलेंसी ऑल द 4 बॉन्ड्स फॉर्म बाय हाइड्रोजन आर सिमिलर, फॉर्म बाय नाइट्रोजन आर सिमिलर। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अगर आपसे ये बात कह दूं कि इन केस ऑफ टेट्रा वैलेंसी, इन केस ऑफ टेट्रा वैलेंसी of nitrogen all the bonds formed are similar,
ऑल द बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर सिमिलर। बताइए इसमें स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है? बताइए राइट है कि रॉन्ग है? इन केस ऑफ टेट्रा वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन ऑल द बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर ऑफ सिमिलर नेचर। ये बात राइट है या रॉन्ग है? ये बात राइट है या रॉन्ग है? चंचल कह रही है राइट। नाइट्रोजन के टेट्रा वैलेंसी के केस में जो 4 बॉन्ड बनते हैं सारे बॉन्ड सिमिलर हैं। ये राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है ना? अरे भाई अभी तो मैंने बताया कि आपने बताया, ये ध्यान दीजिएगा असल में है क्या कि नाइट्रोजन के पास आप क्या देख रहे हैं, अगर हमने कन्फिगरेशन देखा था तो ऐसे मैंने ऐसे दिखाया था कि 3 इसके पास होते हैं कैसे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ध्यान दीजिए 3 इसके पास होते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल और एक इसके पास होता है फुल फील्ड ऑर्बिटल जो लोन पेयर वाला होता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से अगर मैं कहूं आपसे कि n के पास यहाँ पे 3 होते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल, देखिए अभी मैंने लिख के दिखाया था, मैं डॉट से दिखा रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर, ये तो इसके पास 3 होते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ये, और एक होता है फुल फील्ड ऑर्बिटल। यही था ना? अगर आपको n का कन्फ्यूजन अगर आपको याद है तो यही तो लिखा गया था कि n का 7 होता है और ये होता है 1s2 2s2 और 2p3, यही होता है। हमको वैलेंस सेल से मतलब है, तो अगर मैं इसका बॉक्स डायग्राम अगर बनाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 2s। देखिए 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये फुल फील्ड आपका है। और ये p में आप जानते हैं होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, हुंस लॉ अप्लाई कर दीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, देखिए इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि इसके पास यहाँ पे ये px मान लीजिए है, ये py है और ये pz है। तो आप देख रहे हैं कि 3 इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, वही हमने बना दिया, 3 यहाँ पे इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है ना। और एक देख रहे हैं 2s वाला कैसा है, फुल फील्ड है, वो यहाँ पर लोन ये हमने दिखा दिया, इस तरह से हो गया। तो अब मान लीजिए नाइट्रोजन जो है, इस तरह का जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, आपको कहना है कि हमको NH4 प्लस के बनने के बारे में हमको जानना है। तो उसमें देखिए क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा कि n के पास यहाँ पे 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और एक फुल फील्ड ऑर्बिटल है, तो हो क्या जाएगा 4h आपके पास है ना। तो 4h में से ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है कि जो ओवरलैपिंग होगी थोड़ा ऐसे होगी, देखिए जैसा इन तीनों के साथ, देखिए यहाँ पे एक H लगेगा, यहाँ पर एक H लगेगा, यहाँ पे एक H लगेगा, और H क्या करेगा अपना, H का भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा। मान ली मैं H के इलेक्ट्रॉन को येलो से दिखाता हूँ, तो इस तरह से हमारे H का इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे H अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो बॉन्ड बना कैसे बना, वो ऐसे बना है कि नाइट्रोजन का भी अपना क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ध्यान ये है, और हाइड्रोजन का भी अपना हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये है। और इस तरह के ओवरलैपिंग से हमारा यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, जो हमारे बॉन्ड यहाँ पे ऐसे ये दिखाए गए हैं, ठीक है ना। तो 3H जो हमारे पास, देखिए हमारे पास एक HA है, एक HA है और एक HA है। AH कैसे हैं, AH ऐसे हैं जिनके पास एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ध्यान दीजिए ये जो हमने सर्किल बनाया है इसको आप ये OH मानिए जिनके पास क्या हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये हो गया। लेकिन मान लीजिए अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास एक अमोनिया है, NH3 है, इसमें असल में क्या हुआ है कि यहाँ पे N के साथ जो यहाँ पे 3H लगे हुए हैं, इन लोगों ने क्या किया है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया हुआ है इस तरह से। तो आपका यहाँ पर एक लोन पेयर N के पास बचा हुआ है ना। ध्यान दिए इस बॉन्ड को बनाने में जो 2 इलेक्ट्रॉन लगे हैं ना, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ध्यान दिए जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन का है, ध्यान दिए हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। और जो मैं मान लो ग्रीन कलर से बना दूं, ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि दोनों के शेयरिंग से यहाँ पर बना, यानी यहाँ जो बना हुआ है याद रखिएगा, ये इस बॉन्ड को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन H का भी लगा, एक इलेक्ट्रॉन N का भी लगा हुआ है, और इसके बाद भी आप देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन N के पास अभी बचे हुए हैं, है ना। तो अब मान लीजिए इस अमोनिया के साथ आप एक और हाइड्रोजन अगर लगाना चाहेंगे, और वो हाइड्रोजन अगर H प्लस है, ध्यान दीजिए H प्लस है, और H प्लस के पास आप जानते हैं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है,
इसका मतलब चौथा हाइड्रोजन अगर जोड़ने जाएगा इसके साथ तो उस बॉन्ड को बनाने में जो 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन देगा, क्योंकि इस H के पास कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक ना, याद रखिएगा इस कंडीशन में क्या होने वाला है। अब जो बॉन्ड बनने वाला है इसमें ये देखिए जैसा कि ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ यहाँ जो 3 H लगे हुए हैं ये वाले, ये तीनों H जो हैं इन तीनों H के साथ क्या बना है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें N का है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें H का है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे N का है तीनों में और एक इलेक्ट्रॉन हम H का दिखाएं मान ली रेड कलर से, तो हमारे रेड वाले H के इलेक्ट्रॉन हो गए इस तरह से, यहाँ पर ये बन गया। लेकिन जो चौथा H जोड़ने वाला है ध्यान दीजिएगा, इस चौथे H को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लगेगा, ध्यान दिए यहाँ जो चौथा H जुड़ेगा ना, तो इस चौथे H को जोड़ने के लिए जो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाइट्रोजन के ही होंगे, ध्यान दीजिएगा। और इसी बॉन्ड को तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब अगर N की वैलेंसी अगर 4 है, 1 2 3 और 4, इसमें 3 वैलेंसी कैसी है, प्योर कोवैलेंसी है, और चौथी वाली कैसी है, एक कोऑर्डिनेट वैलेंसी है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसका मतलब हमने जो स्टेटमेंट लिखा था कि टेट्रा वैलेंसी में N के जो चारों बॉन्ड होते हैं सिमिलर होते हैं, ये स्टेटमेंट क्या था, रॉन्ग था, गलत था। क्यों गलत था, क्योंकि उसमें से 3 बने हैं कैसे, ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल से बने हैं, इक्विवेलेंट बॉन्ड बने हैं। जबकि जो चौथा बॉन्ड बना कैसे बने हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। याद रखिएगा टेट्रा वैलेंसी जब यहाँ पे N की होती है 4, ध्यान दीजिएगा, तो वहां पे 3 जो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और एक वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। आई थिंक मेरी बात अब आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, जिन लोगों ने राइट कहा था ध्यान देना, राइट नहीं है, रॉन्ग है, और वो बात आपको कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर है। यही तो है ना, N के पास 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो जो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और जो फुल फील्ड वाला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो 4 ऑर्बिटल यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ऑर्बिटल नंबर मान लिया आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो देख रहे हैं 3 इसमें से हाफ फील्ड यूज हो रहे हैं, चौथा यहाँ पे फुल फील्ड है ना। तो जो फुल फील्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और हाफ फील्ड वाले कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से N की वैलेंसी आप देख रहे हैं कि 1 2 3 और 4 जरूर हो रही है, लेकिन 3 इसमें से क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है और एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही बात बिल्कुल क्लियर है। आई होप मेरी बात अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं कि क्या NCl5 ये पॉसिबल है कि नहीं, NCl5 ये पॉसिबल है कि नहीं, जल्दी बताइए, NCl5 पॉसिबल है कि नहीं, जबकि हम जानते हैं कि PCl5 पॉसिबल होता है, PCl5 पॉसिबल होता है। मेरा क्वेश्चन है कि इसी प्रकार से नाइट्रोजन भी उसी फैमिली का है, ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, चंचल का आंसर है नहीं होगा, नहीं होगा ना, बिल्कुल सही है, राइट, क्योंकि N की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 एंड 4, यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे 5 है, इसकी वैलेंसी यहाँ पे 5 है, यानी रॉन्ग है, N की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती। तो याद रखिए इस पे क्वेश्चन बना गया, खूब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल। तो जिस कंपाउंड में N की वैलेंसी 5 दिखाई पड़े, समझ जाइए वही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पेंटावैलेंट जो है यहाँ पे नाइट्रोजन के कंपाउंड नहीं होते, क्योंकि N की वैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है, खाली बस 4 तक होती है। और जब 4 भी होगी तो उसमें से 3 बॉन्ड बनेंगे, वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बनेंगे, मतलब कोवेलेंट बनेंगे, और एक बॉन्ड जो बनेगा वो फुल फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग से बनेगा और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो जिन किसी कंपाउंड में N की वैलेंसी 5 है वो कंपाउंड आपका एग्जिस्ट नहीं करता, वो रॉन्ग है, वो गलत है। ठीक है ना, ये बात तो क्लियर हो गई ना। अच्छा, अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन और पूछ लूं जरा सा जल्दी जल्दी। आप जानते हैं कि NF3 इसकी वैलेंसी 3 है, होगी बिल्कुल, माने मैं कह दूं यहां पर NF4 ये भी हो सकता है, चलिए इसको भी हटाते हैं, ट्राई वैलेंसी की बात कर रहे हैं। ये NCl3 है
और ये Ni3 है। इन तीनों में N की वैलेंसी 3 ही है। अब मैं आपसे पूछूं कि एक जब आपने कह दिया कि भाई N की वैलेंसी 3 होती है तो ट्राइवेलेंट कंपाउंड तो बनेगा ही बनेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि Ni3 नहीं बनता। NF3 फार्म होता है, हाईली स्टेबल भी होता है। NCl3 फार्म होता तो है लेकिन स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, और Ni3 तो इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि वो बनता ही नहीं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप में से किसी के पास इस बात का आंसर है कि जब N की वैलेंसी 3 होती है और NCl3 बनता है, NF3 बनता है, NBr3 भी कुछ हद तक बनता है, Ni3 कह रहे नहीं बनता है। अभी अभी कह रहे N की वैलेंसी 3 होती है और यहां भी 10 की वैलेंसी 3 है, तो ठीक है बनना चाहिए भाई। इसका मतलब कि सारा बने, NF3 बने, NF3 बने, NCl3 बने, NBr3 बने और फिर Ni3 बने, क्योंकि सबकी वैलेंसी आप देख रहे हैं N की वैलेंसी कितनी, सब में 3 ही है। इन सभी में N की वैलेंसी 3 है, लेकिन कहा जा रहा है कि NF3 बनता है, स्टेबल है, NCl3 बनता है, स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, NBr3 भी लगभग न के बराबर बनता है, और Ni3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका पॉसिबल रीजन देखिए है, मान लीजिए हम लोग कहें कि हमारे पास 2 हाथ हैं, तो क्या 2 हाथ हैं तो क्या हम 2 हाथी उठा लेंगे अपने 2 हाथ से? अरे भाई 2 हाथ हैं तो हमारे हाथ के वेट उठाने की कैपेसिटी लिमिटेड है कि हम कितना वजन उठा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मेरी एक बात सुनिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन देता है यहाँ पे, जहां पे आपको लगता है कितनी वैलेंसी होती है और उतना वैलेंसी में कोई कंपाउंड अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे आप कह रहे हैं कि N की वैलेंसी 3 होती है, हम जानते हैं, और Ni3 में N की वैलेंसी क्या है, 3 ही है, तो वैलेंसी 3 होती है फिर भी कह रहे हैं Ni3 नहीं बनेगा। तो जो वैलेंसी होती है, अगर उस वैलेंसी में कंपाउंड अगर नहीं बन पा रहा है तो बस एक लाइन का मतलब समझिएगा कि वहां पे क्या होता है, साइज फैक्टर होता है। और वो फैक्टर असल में ये है, ध्यान दीजिएगा, कि क्या एक छोटे से बच्चे के कंधे पर 2 बड़े बड़े आदमी आप बैठा सकते हैं? बच्चे के 2 कंधे तो हैं भाई, 2 उसके पास सोल्जर्स हैं, लेकिन क्या एक छोटे से बच्चे के कंधे पे 2 कंधे उसके हैं, लेकिन क्या क्या वहां 2 बड़े बड़े आदमी बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। बिल्कुल वही कंडीशन यहां पर है कि छोटा सा है नाइट्रोजन, और इस छोटे से नाइट्रोजन के चारों तरफ आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एडजस्ट नहीं हो सकते। ध्यान दीजिएगा, तो जहां पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि वैलेंसी परमिसिबल रेंज में है लेकिन उसके बाद भी कंपाउंड नहीं बन रहा है, तो एकदम रेडीमेड आंसर समझना। कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपका, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि वैलेंसी जो अलाउड वैलेंसी है, जो परमिसिबल वैलेंसी है, उसी वैलेंसी में कंपाउंड बना है, फिर भी कह रहे हैं नहीं बन रहा है। जैसे Ni3 में की वैलेंसी 3 ही तो है, और कह रहे हैं नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं बनता है, तो क्यों नहीं बनता? और जब ऐसी केस आएगी तो बस एक रेडीमेड आंसर हर जगह आपका रहेगा। तो वहां पे क्या होगा कि स्मॉलर एटम नाइट्रोजन के चारों तरफ 3 बड़े बड़े आई एडजस्ट वहां पे नहीं हो सकते, इसको कहते हैं स्टीयरिक फैक्टर, है ना। तो भले ही वैलेंसी इसकी 3 है लेकिन छोटे से N के चारों तरफ 3 बड़े बड़े आयोडीन एडजस्ट नहीं हो सकते, इसलिए ट्राई वैलेंट होने के बावजूद भी ये कंपाउंड हिस नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये आप बात ढंग से याद कर लीजिए कि भले ही परमिसिबल रेंज में ही वैलेंसी है, लेकिन उस कंडीशन में भी अगर आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि छोटे से एटम के चारों तरफ बड़े बड़े एटम जोड़े गए हैं, तो उस कंडीशन में वो पॉसिबल वैलेंसी वाला कंपाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। और एकदम सेम क्वेश्चन देखिए मैं यहां पर पूछ रहा हूं आपसे, देखिए होता क्या है, अभी आपको हम दिखाएंगे कि P की वैलेंसी आप जानते हैं 3 भी होती है, PCl3 बनता है, ऐसे PCl5 भी बनता है ना। अभी हम दिखाएंगे आपको वैलेंसी की 3 और 5 कैसे होती है। तो ये बनते तो बनना ही चाहिए, ये भी बनना चाहिए, बनता है, लेकिन Pi5 एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप अब आप लोग रीजन समझ गए होंगे कि फास्फोरस की वैलेंसी 5 होती है, इसका मतलब PCl5 में भी P वैलेंसी 5 है, और Pi5 में भी P की वैलेंसी 5 है, तो पेंटावेलेंट कंपाउंड तो बनना ही चाहिए,
लेकिन कह रहे हैं ये वाला बनता है और ये नहीं बनता, PI5 नहीं बनता। तो सेम बात वही यहां पर भी है कि परमिसिबल रेंज में वैलेंसी है, उसके बाद भी कंपाउंड नहीं बन रहा है। इसका मतलब सिंपल सा मतलब है कि छोटे से फास्फोरस के चारों तरफ बड़े बड़े 5 आयोडीन, जो बड़े बड़े 5 आई हैं इस तरह से, वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकते। अगेन यहाँ पे स्टीयरिक फैक्टर है, अगेन यहाँ पे स्टीयरिक फैक्टर है, मतलब जगह की कमी है। तो एक बात ठीक वैसे समझिएगा, एक छोटे से बच्चे के 2 कंधे तो हैं, लेकिन क्या छोटे से बच्चे के 2 कंधे पर हम 2 बड़े बड़े लोग बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते, भले ही 2 कंधे उसके पास हैं। ऐसे जैसे मान लो हमारे पास 2 हाथ हैं, तो 2 हाथ से मान लो हम 2 बॉल उठा सकते हैं, हम मान लो दो हल्के हल्के आइटम उठा सकते हैं, लेकिन क्या 2 हाथ होने के नाते हम 2 बड़े बड़े हम जानवर उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। तो जहां पर ऐसी बात आए कि परमिसिबल रेंज में वैलेंसी है, उसके बाद भी कंपाउंड अगर नहीं बन रहा है, तो एक लाइन का आंसर है कि वहां पे जो लार्ज साइज के कंबाइनिंग एटम्स हैं वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे होंगे, और उसीलिए ऐसा वहां पर हो रहा है। ठीक है ना? आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। बोलिए, आप लोग एग्री कर रहे हैं ना कि परमिसिबल रेंज में भी कंपाउंड कभी कभी नहीं बनते या अनस्टेबल हो जाते हैं, भले ही वैलेंसी परमिसिबल रेंज में है। जैसे एन आपने कहा NI3 नहीं बनेगा, भले ही एन की वैलेंसी 3 होती है, और NI3 में भी वैलेंसी 3 है। ऐसे PCl5 तो बनता है, बट PI5 नहीं बनता। हालांकि P की वैलेंसी 5 होती है, तो PI5 नहीं बन रहा है। तो जहां पर परमिसिबल रेंज में वैलेंसी है, उसके बाद भी कंपाउंड अगर नहीं बन रहा है, तो एक लाइन का आंसर है वहां स्टीयरिक फैक्टर काम करेगा, और छोटे से सेंट्रल एटम के चारों तरफ बड़े बड़े कंबाइनिंग एटम एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, इसलिए या तो कंपाउंड बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है ना? आप चलिए, अब आपको हम दिखाते हैं कि हम पॉसिबल वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जिनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होंगे वही वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे। एग्जांपल मैं n ब्लॉक से यानी n फैमिली से स्टार्ट कर रहा हूं। तो नाइट्रोजन के पास वेरिएबल वैलेंसी आप जानते होगा नहीं, क्योंकि n के पास आप जानते हैं d ऑर्बिटल नहीं है। उसके नीचे फास्फोरस है, उसको मैं लेके दिखा रहा हूं। तो फास्फोरस देखिए क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 15। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 और 3p3 होगा ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, आप जानते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा एक काम कर लेना, अगर थर्ड सेल है या फोर्थ सेल है, तो भले ही डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे वहां पर डी भी लिख लेंगे, यहाँ पर 3d0 भी लिख लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर थर्ड सेल आ गई, तो थर्ड सेल में S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है, तो चाहे इलेक्ट्रॉन रहे चाहे मत रहे, आप उसको ऐसे लिख लीजिएगा। कॉन्फ़िगरेशन आप क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 तक आएगा। लेकिन आप जानते हैं थर्ड सेल में d ऑर्बिटल होते हैं, वो इसलिए लिख रहे हैं हम कि हमारे पास एम्प्टी d ऑर्बिटल हैं। अब हम वैलेंसी निकालेंगे, देखिए जैसा P की वैलेंसी क्या क्या हो सकती है, तो ध्यान दीजिए कितना मिलेगा। हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने इसके पास हैं, तो देखिए आपका ये 3s है, ये 3s है, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। P के पास आइए, P में होते हैं 3 ऑर्बिटल, px py pz, तो आपका ये 3p हो गया। और यहाँ देख रहे हैं किसके पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हम जानते हैं कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो तो हुंड लॉ के अकॉर्डिंगली भरे जाते हैं। हुंड क्या कहता है, पहले के इलेक्ट्रॉन भरिए, एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ गया, दूसरा यहाँ गया, तीसरा यहाँ गया, और डी आपका है बिल्कुल एम्प्टी है। डी में आप जानते होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, आपका खाली है। और साफ साफ देख लीजिए इसमें कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। तो जितने होंगे आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल, उतनी ही हो जाएगी कोवैलेंसी। तो आप साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3 यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो इसकी कोवैलेंसी हो गई 3। और जितनी कोवैलेंसी होती है उतना ही प्लस उसका दीजिएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर कोवैलेंसी इक्वल टू हो गई हमारी 3। कोवैलेंसी हमारी मिल गई 3, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिल गया +3। जितनी कोवैलेंसी होगी उतना ही आप इसका कर लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक,
अब देखिए हमने कहा कि वेरिएबल वैलेंसी फाइंड करना है, तो P के बारे में हम जानते हैं कि P जो होता है PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है, यानी इसकी वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। तो वैलेंसी 3 होती है तो हमारे सामने आ गया, लेकिन PCl5 भी होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब फास्फोरस से कंबाइन करने के लिए 5Cl उसके पास आएंगे तो आप जानते हैं कि Cl के पास भी इलेक्ट्रॉन है और P के पास भी इलेक्ट्रॉन है। P मतलब कि जो अकेला है वो कहलाता है सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन है और कंबाइनिंग के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या करेगा, काम करेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन, और उस फोर्स ऑफ रिपल्सन का एनर्जी वहां पे रिलीज होगी और उसी एनर्जी का यूज करके क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि जो वैलेंस सेल में जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, इस फुल फिल्ड ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा एम्प्टी डी में प्रमोट कर जाएगा, यानी अब आप क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। याद रखिएगा फुल फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन कहाँ ले जाएंगे, एम्प्टी डी में ले जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन। और जहां पर आपने सिंपली अपने इस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो आपका क्या था, ये कहलाएगा ग्राउंड स्टेट। तो आपका ये था ग्राउंड स्टेट था। तो ग्राउंड स्टेट में आप देख रहे हैं इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। लेकिन जब हम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, याद रखिएगा जब हम एक्साइटेड में जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, हमको एम्प्टी ऑर्बिटल जो हमारा फुल फील्ड ऑर्बिटल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को एम्प्टी डी में प्रमोट कर देना है। तब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका देखिए हमारे 3s में जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, अब देखिए 3s में खाली बस हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 1 बच गया। P आपका पहले से हाफ फील्ड था, तो जो हाफ फील्ड होगा वहां कोई इलेक्ट्रॉन आप नहीं ले जाएंगे, वो जैसे था उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन हमारा गया कहाँ, तो जो हमारा एम्प्टी 3D था, याद रखिएगा एम्प्टी वाला जो इसके ऑल द 5 जो एम्प्टी थे इसी में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया है। तो इस तरह से देखिए आपका 3s जो है ये भी हाफ फील्ड हो गया, 3p पहले से हाफ फील्ड है और जो 3d पहले आपका बिल्कुल एम्प्टी था, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके आ गया है, यहाँ पे अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल यहाँ पर भी हाफ फील्ड हो गया। अब गिन लीजिए कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, यानी कोवैलेंसी कितनी हो गई 5, यानी PCl5 का फॉर्मेशन आसानी से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोवैलेंसी हो गई 5, यहाँ पे कोवैलेंसी जो हो गई वो कितनी हो गई 5, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितना हो गया +5 हो गया, ये हो गया आपका +5। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। ये कैसे पॉसिबल है, तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में तो वहां पे आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा यहाँ पे 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, जितनी होते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल वही उसकी होती है कोवैलेंसी, इसलिए कोवैलेंसी यहाँ पे 3 हो गई। लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो पेयर्ड हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे एम्प्टी डी में। याद रखिएगा फुल फील्ड ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को खाली डी में ले जाया जाता है, यही कहलाता है एक्साइटेशन। तो यहाँ पर मिलेगा हमको एक्साइटेड स्टेट मिलेगा और तब कोवैलेंसी आप देख रहे हैं कितनी हो जाएगी, तो आपका ये भी देखिए इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ चला गया तो आपका ये भी हाफ फील्ड हो गया, और जो डी आपका बिल्कुल खाली हुआ करता था वो देख रहे हैं कि भी हाफ फील्ड एक हो गया। तो हमारी कोवैलेंसी हो गई 1 2 3 4 एंड 5, तो कोवैलेंसी आपकी हो गई 5। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कहा था कि जितनी कोवैलेंसी होती है उसी का प्लस लिख दीजिएगा, तो आपका ये हो जाएगा +5, ठीक है ना। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का कितना हुआ, तो आपने कहा 3 भी हुआ, +3 भी हुआ, +5 भी हुआ, और वैलेंसी कितनी हो गई 3 भी हो गई, 5 भी हो गई, ठीक। इसके बाद से थोड़ा सा एक पॉइंट और बच जाता है, इसमें बच जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता ही क्या है। हम सब जानते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, तो आप जानते हैं किसी कंपाउंड में एटम के ऊपर जितना चार्ज होता है उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हालांकि इसके सारे रूल्स आपको किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट टाइम याद रखिए कि चार्ज ऑन द एटम इज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात याद रखिएगा। तो अब जरा रुक के जरा सोचिएगा कि जिस एटम की हम बात कर रहे हैं क्या वो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
क्या वो एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है? तो आप जहां याद रखिएगा कि जो आपके एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, जो आपके एलिमेंट सेकेंड पीरियड में है नॉन मेटल्स, और अधिकांश जो थर्ड पीरियड तक वाले हैं, वो इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले करके और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। तो इसी में से अगर मैं फास्फोरस को अगर लूं, ध्यान दीजिएगा, तो अगर मैं फास्फोरस को ले रहा हूं तो फास्फोरस में आप जाने एटॉमिक नंबर इसका 15 होता है ना, 15, इसका कन्फिग्रेशन होगा 2, 8 एंड 5, ये 5 है, याद रखिएगा। अब फास्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑक्टेट भी पूरा कर सकता है। इसका मतलब जो इसके पास यहाँ पे 5 यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन और वो कहीं से ले करके और अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है, यानी ये +3 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्टेट पूरा करेगा। और आप जानते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट पूरा करेगा तो आप जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा उसको उतना ही चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर -3 भी होता है। तो याद रखिए मेरी बात ढंग से समझ के कि फास्फोरस की वैलेंसी की अगर बात पूछेंगे तब तो फास्फोरस की वैलेंसी आप जानते हैं 3 होती है और 5 होती है, 3 और 5 होती है। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात पूछेंगे तब 3b + 3 भी होती है, +5 भी होती है और -3 भी होती है, -3 भी होती है। तो इस तरह से फास्फोरस की वैलेंसी कैसे निकाली जाएगी? नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से, किसमें? ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में, ठीक। और जो ऐसे कोवेलेंसी निकलेगी वही उसका प्लस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में एक बात थोड़ा सा और आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेकर के आयनिक बॉन्ड बना सकता है। ये जो आपने बात अभी दिखाई है हाफ फील्ड ऑर्बिटल वाली, कैसी है? ये कौन सी है? कोवेलेंट बॉन्ड वाली बात है। ये कोवेलेंट बॉन्ड तो बनेगा, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं अगर आपका एटम सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो आप जानते हैं उस पर माइनस चार्ज आएगा। तो आप जानते हैं फास्फोरस सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट यानी कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पूरा कर सकता है। इसलिए अगर जब 3 इलेक्ट्रॉन वो लेगा उस पर चार्ज आएगा -3, यानी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आप याद रखिए -3 भी होता है। तो अगर वैलेंसी की बात करेंगे तो कितनी होगी? खाली होगी 3 and 5, खाली 3 and 5 होगी। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो -3 भी होगी, +3 भी होगी और +5 भी होगा। तो अब जरा आप लोग बताइए कि क्या इस बात से एग्री कर रहे हैं? आप समझ गए कि फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है +3 और +5 होने के साथ साथ -3 भी होता है। बोलिए आप लोग, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में अंतर है, बात आप अच्छी तरह जानते हैं। किसी दिन इस पर हम डिटेल में और डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बताइए कि क्या फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3, +3 और +5 3 होती है और वैलेंसी खाली 3 और 5 होती है। ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? और कैसे निकाला गया? कोई डाउट है बताइए। 3 वाला मतलब क्या? चंचल 3 वाला आप क्या कर रहे हैं? वैलेंसी 3 हो ना, जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वही उसकी कोवैलेंसी होती है और वो उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अगर आप इसको कर रहे होंगे तो देखिए 3 इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं तो कोवैलेंसी इसकी हो गई 3 और जितनी कोवैलेंसी होगी उतना ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस मान लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप इसको एक्साइट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके चला गया, तो देखिए अब आपका ये भी हाफ फील्ड हो गया और डी वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हाफ फील्ड कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर 5 हो गए हाफ फील्ड ऑर्बिटल, तो कोवैलेंसी हो गई 5 और ऑक्सीजन नंबर आपका हो गया 5। ये दो समझ में आ गया आपके ना। अब देखिए -3 कैसे, इसकी बात मैं कर रहा हूं। आप जानते हैं कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8 एंड 5, यही होता है ना, याद रखिए 5 होता है, यानी फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं। तो याद रखिए अगर एटम आपका सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो फास्फोरस के पास देखिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे बैलेंस सेल में, भाई 285 ही होता है ना, 5 होते हैं। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए फास्फोरस क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और अब देखिए 5 + 3 8 हो जाएगा। और जब फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस चार्ज आएगा ना भाई। फास्फोरस के बैलेंस सेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। अपना ऑक्टेट पूरा करेगा 3 इलेक्ट्रॉन लेके, तो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उतना इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और जो चार्ज होता है वही तो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। इस प्रकार से P की जो ऑक्सीजन नंबर है वो -3 भी हो जाएगी। तो +3 भी होगा, +5 भी होगा और -3 भी होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब बताइए भाई, चंचल बोलिए, क्या आपका डाउट क्लियर हुआ? जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं उतना गिन लीजिए। ग्राउंड स्टेट में 1 2 3 हैं तो 3 हो गया। एक्साइटेड में 1 2 3 4 5 हैं, 5 हो गया, क्लियर है। खाली ये जो -3 की बात है, जरा सोचिए कि -3 कैसे आया। तो फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन, उस 5 को 8 बनाना चाहेगा ना। आप सब लोग जानते हैं कि एटम क्या करने हैं, वो चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन उसको लेना पड़ेगा, और इसलिए उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया ताकि 5 + 3 8 हो जाए। और जितना इलेक्ट्रॉन वो लेगा उतना माइनस चार्ज आ जाएगा, और जो चार्ज होता है वही होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इतना हो जाता है। इसलिए P का स्टेट जो होगा वो -3 भी होगा। अब जल्दी बताइए, अब कौन सी बात है डाउट में है किसी को, जल्दी बोलिए। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं और कर देख लें, और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए हम अगला केस ले रहे हैं सल्फर का। हम यहाँ पे सल्फर का लेना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं क्या निकालना, पॉसिबल वैलेंसीज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए चाहे नंबर कहिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर की हम बात करें। सल्फर करके देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए ऐसा, सल्फर का आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है, आप जानते हैं क्या है, इसका होता है 2 8 और 6 होता है। ये बात क्लियर है आपकी। और आप जानते हैं सल्फर भी कहां पर है, 3rd पीरियड का एलिमेंट है। तो 3rd पीरियड का एलिमेंट होने के नाते सल्फर भी सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरह से सल्फर भी क्या करेगा, देखिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले करके और अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। देखिए यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, है ना। देखिए जो रेड से लिखा है वो किस इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए जो हो जाएगा सल्फर के ऊपर कितना आ जाएगा, -2 चार्ज आ जाएगा। यानी यहां से सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है ना। पहले ही शुरू करिए आप लोग, शुरुआत आप यहां से क्या करिए, किसके लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, कि अगर आपका एलिमेंट अगर सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान ली 3rd पीरियड का है, 2nd पीरियड का है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिए। सल्फर का होता है 16, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 6 हो जाएगा, यही होगा। तो आप देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना स्टेट पूरा करना चाहेगा। जैसे कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, और जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें उतना माइनस चार्ज आ जाएगा, और जितना चार्ज होता है वो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेने के नाते सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद कहां चलेंगे, अब इसके बाद जाइए आप कहां पर, वही हाफ फील्ड ऑर्बिटल इन वैलेंस सेल, यहां जाइए। तो और आप बात देखिए जैसा, तो कैसी होती है हम लोग देख चुके हैं, याद करिए। सल्फर का हम कैसे लिखते हैं, सल्फर का 16 होता है, ये कितना होता है हमारा होता है 1s2, और यहाँ हो जाएगा 2s2, फिर यहाँ पे 2p6 हो जाएगा, फिर आपका 3s2, और 3p आपका हो जाएगा 4 में 3p4। और जब 3rd सेल आ गई तो आप वहां पे D भी लिख दीजिएगा, भले ही वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक ना। ये आपका सल्फर का हो गया ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, अगर 2nd सेल के ऊपर कोई भी सेल आ जाए, 3rd सेल आ जाए, 4th सेल आ जाए, 5th सेल आ जाए, तो वहां पे भले ही D में इलेक्ट्रॉन नहीं है, D लिख दीजिएगा,
क्योंकि आगे हम फुल फिल्ड ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसी खाली डी में प्रमोट कराएंगे। हमने 3d0 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका बना लेंगे हम बॉक्स डायग्राम बना लेंगे। तो अब देखिए 3s हमारे पास है, ये 3s है। 3s के बाद देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने देखिए भर दिया। p के पास आइए, p के पास आप जानते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। तो आपके पास हो गए 3p हो गए। अब देखिए क्या करेंगे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हुंड्स लॉ अप्लाई करिए। हुंड क्या कहता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालिए, फर्स्ट गया, ये सेकंड गया, ये थर्ड गया, और ये हो गया आपका फोर्थ, ये हो गया आपका 3 की p के पास देख रहे हैं 2 आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए, और 3d आपका देखिए बिल्कुल यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, ये स्टेप 5 ऑर्बिटल बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। और ये क्या है, ये आपका है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ग्राउंड स्टेट है ये। और ग्राउंड स्टेट में आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। और आप जानते हैं जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वही इसकी होती है क्या, कोवैलेंसी। और पॉजिटिव साइन के साथ वो उसका होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम इसको देख के क्या लिख सकते हैं, हम इसको देख के लिख सकते हैं कोवैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पे जो कोवैलेंसी है वो हो गई हमारी कितनी 2, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, ये हमारा हो गया +2। यहां तक डाउट कोई नहीं होना चाहिए। देखिए ये आपका हाफ फील्ड है और ये भी आपका हाफ फील्ड है, 2 हो गए हाफ फील्ड। अब आगे क्या देखेंगे, क्या देखेंगे हम कि क्या फुलफिल्ड ऑर्बिटल और एम्प्टी डी ऑर्बिटल हैं। तो आप देख रहे हैं हाँ हैं, ये भी आपका फुलफिल्ड है, px आपका फुलफिल्ड है और 3s भी फुलफिल्ड है, दो इसके पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल हैं। लेकिन करेंगे क्या, हम 1 बाय 1 यहाँ पे प्रमोट करेंगे। यानी हम पहले क्या करेंगे कि जो हाई एनर्जी वाला जो हमारा px, ध्यान दिए हमारा 3px है, ये हमारा 3py है, ये हमारा 3pz है, और ये हमारा 3x है, 3s यहाँ पर, सॉरी 3s यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि ये भी फुलफिल्ड है और ये भी फुलफिल्ड है। पहले कहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे, पहले हम हाई एनर्जी वाला जो 3px है वहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम प्रमोट करेंगे। अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा अगर फुलफिल्ड ऑर्बिटल हैं तो सारे के इलेक्ट्रॉन एक साथ आप प्रमोट नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले खाली इसका हम प्रमोट करेंगे। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन देखिए हम यहाँ पर लेके आए, और मैं ऐसा अगर करता हूं तो हमारे पास देखिए अब कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, देख लीजिए जैसा कि 3s जो आपका है जैसा था वैसा रहेगा, ये आपका 3s हो गया, फुल फील्ड है। अब देखिए जो आपको px आपका फुल फील्ड है क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। तब देखिए जैसा आपका p में जो 3 आपके ऑर्बिटल्स थे जिसमें से px आपका फुल फील्ड था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला गया तो px भी आपका हो जाएगा हाफ फील्ड। py pz पहले से हाफ फील्ड थे, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ये आपके 3p के ऑर्बिटल्स हो गए। और फिर आप देख रहे हैं कि जो d है इसमें से जो पहले एम्प्टी हुआ करता था, अब देखिए यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ प्रमोट कर गया है। तो जो 3d के जो हमारे सब के सब जो एम्प्टी हुआ करते थे उसमें से आप देख रहे हैं एक यहाँ पर हाफ फील्ड हो गया। तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि इस प्रमोशन के बाद क्या हुआ कि हमारे पास हाफ फील्ड कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4 हो गए हमारे हाफ फील्ड। और जितने होते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल उतनी होती है कोवैलेंसी। हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो इसकी वैलेंसी है वो कितनी हो गई, 4 हो गई। गिन लीजिए 1 2 3 एंड 4। और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो गया आपका +4। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए अभी भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि ए ऑर्बिटल आपका फुल फील्ड है, 3s आपका फुल फील्ड है, और अभी डी में एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हैं, दिखाई पड़ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अभी एक बार प्रमोशन और होगा, यानी कि अभी तो आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्रमोट किया था, इस प्रमोशन के बाद अभी भी आप देख रहे हैं 3s में आपका फुल फील्ड ऑर्बिटल है। तो इस तरह से अब अगली बार हम क्या करेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन को फिर हम प्रमोट करा देंगे, ये जो खाली वाला डी है यहाँ चला जाएगा। और जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पास नीचे जगह नहीं, मैं यहाँ बना दे रहा हूं। अब देखिए जरा सा, इसके बाद क्या हो जाएगा, 3s भी आपका हो जाएगा हाफ फील्ड है ना। देखिए आपका जो 3s है ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा, 3p पहले से हाफ फील्ड थे याद रखिए, ये भी हो जाएंगे। और जो 3d वाले थे उसमें भी आप देख रहे हैं कि 2 यहां पर हो जाएंगे हाफ फील्ड। तो थोड़ा सा मैं इसको मैं कलर बदल लिख रहा हूं, देखिए जैसा। तो देखिए 3s आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रमोट कर जाएगा तो ये भी आपका हाफ फील्ड हो जाएगा। तो 3s आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, हाफ फील्ड हो गया। p वाले पहले से हाफ फील्ड थे, देखिए ये p वाले पहले से हमारे हाफ फील्ड हो गए।
और डी में देखिए जहां पर पहले खाली बस एक हाफ फील्ड था, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से यहां चला जाएगा तो इसके बाद दो दो हाफ फील्ड हो जाएंगे, तो 3D के पास भी दो यहाँ पे हाफ फील्ड हो जाएंगे, तो 3s के पास एक हाफ फील्ड, 3p के पास आप देख रहे हैं 3 हाफ फील्ड, और 3d के पास आप देख रहे हैं कि 2 हाफ फील्ड। कुल कितने हो गए हाफ फील्ड गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको देख कर हम क्या लिख सकते हैं, इसको देख करके हम लिख सकते हैं कि अब सल्फर की जो वैलेंसी है इसको देख के लिख सकते हैं, हो गई हमारी कितनी 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गई, और जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, वो हो गया हमारा +6। अब बोलिए, पूरी कहानी हमने बता दी। अब आपका ऐसे ही पॉसिबल या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी फाइंड की जाती हैं। हाँ बिल्कुल, क्या नाम इनका, अंशिका, हाँ +6 हो जाएगा बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं है ना कि सल्फर की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है और 6 भी होती है, कैसे फाइंड करेंगे। तो सल्फर की वैलेंसी 2 कहां से आ गई, देखिए जब हम इसका ग्राउंड स्टेट में लिखे थे, देखिए यहाँ पे खाली 2 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल थे, तो वैलेंसी इसकी हो गई 2 और ऑक्सीजन नंबर इसका हो गया +2। फिर हमने क्या किया, इसके पेयर्ड p इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया, एम्प्टी d में ही किया जाता है, इसे कहते हैं एक्साइटेशन। तो जब यहां से यहां प्रमोट कर गया तो देखिए आपका px भी हो जाएगा हाफ फील्ड, तो px हाफ फील्ड हो गया, py pz पहले से हाफ फील्ड थे, और d जो बिल्कुल खाली था उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो कितने हाफ फील्ड हो गए 1 2 3 एंड 4, तो वैलेंसी कितनी हो गई 4, और ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया +4 हो गया। इसके बाद अभी भी आप देख रहे हैं कि यस इसका फुल फील्ड है और अभी भी डी ऑर्बिटल खाली हैं, तो हमने क्या किया, अगली बार 3s का भी इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर दिया एम्प्टी डी में, तो हमको फिर देखिए ये फिगर मिल गई है, मैं जरा सा एरो मैंने लगाई दिया है, तो आपका देखिए 3s भी आपका हाफ फील्ड हो गया, p वाले पहले से हाफ फील्ड थे, और इस तरह से d में भी 2 हाफ फील्ड हो जाएंगे, तो हाफ फील्ड हमारे हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो वैलेंसी हो गए 6 और स्टेट आपका हो गया +6, और -2 पहले से ही आया था, याद रखिए। तो सल्फर की वैलेंसी हो गई 2 4 एंड 6, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -2 +2 +4 एंड +6। बोलिए अब आप लोग, अब बात पूरा हो जा रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको निकालने आना चाहिए। तो ये सब p ब्लॉक एलिमेंट की कहानी है, लेकिन जब d ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, अच्छा देखिए एक बात आप देख रहे होंगे, इनकी वैलेंसी में 2 का अंतर है। देखिए यहां पर आपने कहा, क्या कहा, यहां पे कह रहे हैं वैलेंसी कितनी है 2 है, यहां वैलेंसी 2 कह रहे हैं, यहां कितनी है 4 है, यहां कितनी कह रहे हैं 6 है। तो जो p ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनकी वैलेंसी में 2 का गैप होता है, जैसे 2 फिर 4 फिर यहाँ पे 6 होता है, ऐसे होता है ना। लेकिन जब डी ब्लॉक में जाएंगे तो उनकी वैलेंसी में 1 का अंतर होगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैग्नीज की हम बात करेंगे तो वहां क्या मिलेगा, वहां पर मिलेगा 2 3 4 5 6 ऐसे मिलेगा वहां पर। तो यहाँ पर जो स्टेट और वैलेंसी जो होती है वो 2 बदलती है, और वहां पर खाली 1 बदलता है डी में, लेकिन उसको हम आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग मेरी बात अगर समझ गए हैं, तो आयोडीन की पॉसिबल वैलेंसीज एंड ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी हमको बता दीजिए। आयोडीन, जो हमारा आयोडीन है, ठीक है ना, या फ्लोरीन, हाँ चलिए क्लोरीन मान लीजिए, क्लोरीन, हम क्लोरीन ले रहे हैं। अगर मेरी बात आप लोग समझ गए हैं, तो जो क्लोरीन है Cl की, उसकी पॉसिबल वैलेंसीज हमको बता दीजिए, पॉसिबल वैलेंसीज ऑफ Cl, ये जल्दी बता दीजिए आप लोग। अगर मेरी बात आप लोग समझ गए हैं, तो क्लोरीन की पॉसिबल वैलेंसी क्या होगी, जल्दी से बता दीजिए, क्या क्या होगी पॉसिबल वैलेंसीज ऑफ क्लोरीन, आप लोग निकालिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कि 17 होता है, और मैं जस्ट 1 मिनट के बाद आ रहा हूं और आप लोगों का मैं देखूंगा, तो जल्दी करके आप लोग बताइए हमको।
बताइए भैया, आप लोगों ने बताया कुछ? क्लोरीन की वैलेंसी कितनी कितनी होगी? चेक करिए आप जल्दी से, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी कितनी होगी, जल्दी बताइए आप लोग। आपको प्रोसेस मैंने बता दिया है, ठीक। चलिए तब तक मैं आपको वो करके दिखा रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा अपने साथ। हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे पहले सीएल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सीएल का होता है नामी नंबर 17 और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 मिलेगा ना। हालांकि जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हो जाएगा। और थर्ड से ना गए यहाँ पे डी लिख लीजिए, 3d 0 कर दीजिए, ये बात है ना। तो यहाँ करें 1357 इसकी वैलेंसी होगी, है ना, 1357 वैलेंसी होगी। इसका मतलब जो वैलेंसी है उसका प्लस स्टेट भी उतना हो जाएगा, +1 +3 +5 +7 होना चाहिए। चंचल आप चेक करिए, ठीक है ना। और -1 भी होगा, हाँ गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। नेहा जरा इस बात समझिए, चंचल की बात को, एक कह रहे हैं -1 भी होगा, क्यों होगा भाई? तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो 7 को 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वो ले भी तो सकता है ना। और जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका स्टेट कितना हो जाएगा, एक बदल जाएगा, वो -1 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे ना आप लोग ना। तो क्या मैं सब करके दिखाऊं कि ठीक है? आप लोगों ने जो 1357 लिखा है बिल्कुल सही है, कोवेलेंसी इसकी 1357 होती है। और आई होप कि आपने बिल्कुल सही करेक्ट आंसर दिया है। और जो वैलेंसी होती है वही इसका होता है पॉजिटिव स्टेट होता है। तो अगर वैलेंसी मान लिया आपने निकाला, इसकी जो वेरिएबल वैलेंसी जो आपने जो निकाली है बिल्कुल सही निकाला है आपने। वेरिएबल इसकी वैलेंसी कितनी है, तो आपने निकाला है कितना, आपने निकाला है 1 3 5 एंड 7, है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो इसके हिसाब से आपका हो जाएगा +1 +3 +5 एंड +7। लेकिन हमें भी जानते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या, 2 8 एंड 7 होता है। तो इस 7 को 8 करने के लिए क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, और जो चार्ज होता है वही तो होती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, -1 भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर निकाला है। अगर कोई डाउट किसी को है तो बताइए, हम इसको सॉल्व करके दिखाएं, नहीं तो आप लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। अंशिका जरा बताइए, आप मेरी बात ढंग समझ गई ना? इसकी वैलेंसी 1357 कैसे होगी, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये -1 कहां से एक्स्ट्रा हो गया, ये बात तो क्लियर हो गई ना? तो क्या मैं मान लूं कि आप लोगों को पी ब्लॉक एलिमेंट में जो वेरिएबल वैलेंसीज हैं और जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं आप निकालना सीख लिए, और किसी भी एलिमेंट का पॉसिबल वैलेंसी जो होगा कितना हो सकता है आप ये जान गए, उसके ऑक्सीजन स्टेट क्या होंगे ये भी आप ढंग से समझ गए। और ये भी आप समझ गए कि भले ही परमिसिबल रेंज में वैलेंसी होगी, फिर भी क्या हो जाएगा, अगर छोटे से एटम के चारों तरफ बड़े बड़े अगर एटम अरेंज हो जाएंगे तो कंपाउंड पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप अपने किसी साल का पेपर पलट लीजिए, एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, और उसके बाद से पूरी इनऑर्गेनिक और जनरल केमिस्ट्री पढ़ने में आपकी हेल्प भी करेगा, मतलब फाउंडेशन भी बनाएगा, ठीक है ना। तो इन सब बातों को जरा ढंग से आप लोग समझा करिए, देखा करिए, और प्रैक्टिस जरूर करिए। एक बार आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक आध बार थोड़ा सा अपने मन से भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। किसी का भी ले लीजिए, निकालिए पॉसिबल वैलेंसी क्या होगी, इस ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा। इसी प्रकार से डी ब्लॉक एलिमेंट का भी होता है, लेकिन चूंकि अगले क्लास का टाइम हो गया है, तो असल में थोड़ा सा इस समय कुछ विशेष हमारी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिक्कतें आ जा रही हैं हमको, इसलिए हम बहुत फुल फ्लेज में क्लास ले नहीं पा रहे हैं। एक आध दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो बस आप लोगों से यही एक्सक्यूज क्या कहते हुए हम ये हम कहेंगे कि अभी हम फुल फ्लेज में क्लास अभी ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन एक आध दिन में वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी और आपका जो शेड्यूल होगा उसके हिसाब से पूरा क्लास आपका चलेगा। तो आज मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। अगले दिन
जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड करेंगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पूरा का पूरा कंप्लीट हमारा हो जाएगा, चाहे आपका एलिमेंट कहीं का हो, एस ब्लॉक का हो, पी ब्लॉक का हो, डी ब्लॉक का हो, चाहे ब्लॉक का हो, कहीं का भी एलिमेंट हो तो उसकी पॉसिबल वैलेंसी क्या क्या हो सकती हैं और उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, सब कुछ हो जाएगा। तो बस इसी के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, क्लास यहीं रोकते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं।